हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। जो आपका सिलेबस कुछ चेंज किया है एस्टेट वालों ने, तो देख लेते हैं कितना चेंज है, क्या है। चेंज है क्या? कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। थोड़ा बहुत चेंज है। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, और वो भी मेहनत किसके अंदर करनी है? केवल हिंदी ग्रामर में करनी है। क्योंकि पहले तो 15 नंबर की क्या आती थी? हिंदी ग्रामर। अब ग्रामर तो आएगी ही, साथ में पैडागोजी भी आएगी। बस आपको इस पोर्शन में मेहनत करनी है। बाकी जो आप पहले कर रहे थे ना लिटरेचर के अंदर, उसके अंदर कुछ नहीं ऐड किया। वो तो सारा का सारा यूं का यूं है। पढ़ा होगा आपने भी अच्छी तरह से सिलेबस को। तो अब देखते हैं ये जो हिंदी ग्रामर का जो 15 नंबर का हमारा पोर्शन है, 15 नंबर का जो पोर्शन है, ये तो टीजीटी का और पीजीटी का दोनों का सेम है भाई। कोई भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो आप कहोगे मैडम प्रश्न कैसे देगा? प्रश्न के लेवल में फर्क कर देगा भाई, है ना। भाई एक तो ऐसा टीचर जो बनेगा जो छठी सातवीं आठवीं को पढ़ाएगा, और एक टीचर ऐसा होगा जो 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाएगा। तो प्रश्न के लेवल में फर्क कर देगा और कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? सेम है ये, देखो आप पढ़ लेना, टीजीटी का या पीजीटी का दोनों सेम है बिल्कुल, एक सिंगल बात भी अलग नहीं है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, रीडिंग अनसिन पैसेज। अनसिन पैसेज आपसे पूछा जाएगा, और वो भी कितने? दो पैसेज। दो पैसेज पूछे जाएंगे। एक तो होगा गद्य में से और एक होगा पद्य में से, यही लिखा हुआ है। एक तो पोइट्री में, एक ड्रामा या किसके अंदर से होगा? प्रोज में से होगा, एक ही बात है। एक गद्य में से होगा और एक पद्य में से होगा, ठीक है। फिर जो ये दो पैसेज देगा ना, इसके अंदर आपको ग्रामर पूछ लेगा। इसके पैसेज पर आधारित प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ इसका मेन केंद्रीय भाव क्या है, या उसके अंदर से ग्रामर के प्रश्न पूछ लेगा। कोई शब्द देकर ये कह देगा कि इसमें बताओ संधि कौन सी है, या कह देगा इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर प्रत्यय नहीं लगा, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा। भाई कुल मिलाकर बात क्या है कि आपका सीटेट वाली बात है। जैसे सीटेट के अंदर आता है ना, 30 नंबर की आपके हिंदी आती है, और 30 नंबर के अंदर दो पैसेज आते हैं, और पैडागोजी भी आती है, और पैसेज के अंदर ही ग्रामर भी पूछ लेता है। वही सेम कर दिया है, लेकिन यहाँ 30 नंबर का नहीं आएगा या 15 नंबर का आएगा। यहाँ मामला 15 नंबर का है। तो 15 नंबर के लिए आपको ग्रामर पे तो पकड़ होनी ही चाहिए, साथ में आपको पकड़ किसके ऊपर होनी चाहिए? आपको पैडागोजी पर भी। भाई ग्रामर पर तो पकड़ है आपकी, क्योंकि आप हिंदी के जो है स्टूडेंट हो। क्योंकि आपकी ग्रामर तो आपकी उस 60 नंबर में भी आएगी, तो ग्रामर तो आपकी है ही तैयार। आपने ओनली पैडागोजी तैयार करनी है। पैडागोजी के अंदर आपने क्या तैयार करना है? लर्निंग एंड इक्वेशन, यानी कि भाषा और अधिग्रहण। आप भाषा को कैसे अधिग्रहण करते हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में आपने पढ़ना है। फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, कि क्या रोल है, क्या रोल है सुनने का और बोलने का। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इज इट एज ए टूल। आपको लैंग्वेज के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। क्या क्या कार्य हैं लैंग्वेज के, फंक्शन क्या होता है, कार्य कह सकते हो आप। और बच्चे इसको एज ए टूल कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली। कहता है कि जो आलोचनात्मक जो आपकी एक सोच है, किसके ऊपर? ग्रामर के ऊपर, वो आपने बतानी है। और जो रिटर्न फॉर्म के अंदर जो आपके जो वर्बली आइडियाज है, जो संप्रेषण के, वो आपने बताने हैं। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। आपके पास एक डाइवर्स क्लासरूम है। डाइवर्स का मतलब क्या? भिन्नता वाला, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। कोई बच्चा उसके अंदर किसी भाषा को बोलने वाला है, कोई अदर लैंग्वेज को बोलने वाला है, कोई अलग स्टेट से हो सकता है, कोई उसके अंदर विकलांग हो सकता है, कोई मंद बुद्धि का हो सकता है, कोई ऊंचा सुनने वाला हो सकता है ना, कि कोई ऐसा होता है जिसको कम दिखाई दे। यानी कि हर प्रकार के जो क्लासरूम के अंदर आपके पास बच्चे होंगे। तो आप ये बताइए कि आपके पास एक चैलेंज है कि आप उनको भाषा कैसे सिखाएंगे। आपके पास एक चैलेंज है कि आप उनको भाषा कैसे सिखाएंगे। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, और लैंग्वेज को सिखाने में आपको जो डिफिकल्टीज आएगी उसके बारे में बात करनी है, एरर, कमियों के बारे में, है ना। एंड डिसऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स, और लैंग्वेज स्किल्स के बारे में आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएटिंग लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज को क्या करना है? इवेल्युएट करना है ना, मूल्यांकन लैंग्वेज का। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, ये जो चार हमारे स्किल होते हैं, कौन से? LSRW।
आपको इन चारों के बारे में पढ़ना है, आपको इन चारों के बारे में पढ़ना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। फिर उसके बाद शिक्षण के बारे में बताया कि आपको लर्निंग मटेरियल का पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक है, यानी कि कुल मिलाकर बात क्या है, टीएलएम। आपको टीएलएम ये पोर्शन आपका साइकोलॉजी के अंदर हो जाता है। मल्टीमीडिया मटेरियल्स कौन कौन से हैं, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्स कौन कौन से हैं इन ऑफ द क्लासरूम, और रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में भी आपको पढ़ना है। ज्यादा आपको इसके अंदर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टॉपिक थोड़े ही हैं और ये ज्यादा बहुत ज्यादा ये सिलेबस नहीं दिया इन्होंने पेडागोजी का। आप एक एक टॉपिक को पढ़ते रहो और उसको तैयार करते रहो, एक एक टॉपिक को पढ़ते रहो और तैयार करते रहो, क्योंकि ये जो है लिसनिंग है, स्पीकिंग है, ये तो आप थोड़ा बहुत पेडागोजी में भी करके आए हो, लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि भी सुनना क्या होता है ना, भी उसका क्या लाभ है, किस तरह से आप करोगे, क्या नहीं करोगे, ये सारा का सारा आपके पेडागोजी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हिंदी लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे जी हिंदी लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो देखो, एक मिनट भाई, हाँ जी, अब आएगा जी आपका हिंदी का। तो हिंदी लिटरेचर के अंदर इन्होंने क्या दिया है, हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा एवं साहित्य में क्या दिया, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, है ना। 18 बोलियां हैं, 18 क्या है इसके अंदर बोलियां हैं, ठीक है, 18 बोलियां हैं हिंदी की। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की क्या क्या पद्धतियां हैं। इतिहास लेखन की जो पद्धति है ना, वर्णानुक्रम पद्धति है ना, जो मैंने आपको बताया था, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने अलग अलग पद्धतियों को अपनाया, वो आपने पढ़नी है। इतिहास लेखक, काल विभाजन, काल का विभाजन और नामकरण कैसे हुआ, हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य का जो आरंभ है, हिंदी साहित्य का जो आरंभ है और विभिन्न कालखंडों का प्रवृत्तिगत इतिहास है, यानी कि जो आपने 4 कालखंड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उन सब के बारे में पढ़ना है। मुख्य काव्य धाराएं कौन कौन सी चली, कौन कौन से इनके प्रतिनिधि कवि थे। जैसे भक्ति काल के अंदर 2 धाराएं चली, निर्गुण और सगुण। सगुण के प्रतिनिधि कवि कौन थे, जो है तुलसीदास थे, सूरदास थे। निर्गुण के कौन थे, जयसी थे, कबीरदास थे, आपने उनके बारे में पढ़ना है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास के बारे में और गद्य की अलग अलग विधाओं के बारे में, ठीक है ना। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, हिंदी गद्य, गद्य के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। गद्य के अंदर क्या क्या आएगा भाई, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है, इन सारी विधाओं के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि आपको जितना भी करवाया हुआ है मैंने ऐप के ऊपर, जितना भी आपको ऐप पे करवाया है सारा पढ़ना है। बताओ कोई भी इसके अंदर अगर यूं हो कि मैडम वो वाली चीज तो नहीं दी, सारी की सारी चीज इन्होंने दे दी भाई। यहाँ पर आपको सारा का सारा लिटरेचर पढ़ना है। बस ये बात है कि जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनको सिलेक्टेड से पढ़ लेना है। ये नहीं कि टीजीटी वाले बच्चे लिटरेचर को बिल्कुल छोड़ के चलेंगे, पर ये है कि मेन मेन कवि जो है ना वो पढ़ लेना भी। आप लोग टीजीटी वाले, मैंने उनको भी यही बताया है, जैसे कबीर है, जयसी है, ये मेन मेन जो कवि है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद है, ठीक है। तो इन मेन मेन को तो आपको भी पढ़ के जाना है, टीजीटी वालों को भी। उसके बाद देखो ये एनसीईआरटी है, ये आपकी एनसीईआरटी है, क्षितिज, कृतिका, आरोह और वितान। इनके अंदर ये पुस्तक कौन सी आपकी, क्षितिज है, कृतिका, आरोह और जो वितान पुस्तक है, इनमें जो काव्य एवं गद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न, क्षितिज, कृतिका, आरोह और वितान पुस्तकों में संकलित कविताओं में जो काव्य सौंदर्य है, भाव और जो कला पक्ष है पर आधारित प्रश्न। फिर उसके बाद इनमें जो गद्य रचनाएं हैं, यानी कि जितने भी लेसन हैं उनके रचनाकार है, उनकी क्या विषय वस्तु है, मतलब कौन से लेसन में किस बात की क्या कहानी है, क्या वर्णन है, क्या विचार है, क्या संवेदना है, और भाषा पर आधारित प्रश्न है। फिर आपके पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय देना है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि आपके जो लेखक और कवि परिचय आ गए, उनके कौशल का परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न। कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये कहाँ से आ गया, ये आपका आ गया वो अभिव्यक्ति और माध्यम, ये आ गया अभिव्यक्ति और माध्यम में से। कहानी का नाट्य रूपांतरण सारा करवाया हुआ है, रेडियो नाटक करवाया हुआ है, हिंदी पत्रकारिता के आयाम भी करवा दिए मैंने आपको। पाठ्यक्रम पर आए फिर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ और वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न। भाई आपको लेसन में से पर्यायवाची विलोम पूछेगा, लेसन में से छांट लेगा, पर्यायवाची है, विलोम है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लेसन में से छांट लेगा। उसके बाद देखो काव्य शास्त्र और व्याकरण,
काव्य शास्त्र और व्याकरण के अंदर क्या है कि जो आपकी शब्द शक्तियां हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, उसके भेद करने हैं, उदाहरण करने हैं। काव्य हेतु, काव्य हेतु करवाया हुआ है ना आपको, काव्य हेतु सारा करवाया हुआ है मैंने। काव्य के गुण के बारे में, काव्य दोष के बारे में, काव्य की जो रीतियां होती हैं, काव्य की जो रीतियां होती हैं उसके बारे में, वैदर्भी गौड़ी पांचाली रीतियां है ना 3, उनके बारे में पढ़ना है आपने। फिर अलंकार कौन कौन से, श्लेष, यमक, दीपक, अनुप्रास, अनुप्रास भेद सहित करने हैं ये। श्लेष के भेद करवाए हुए हैं, यमक के सबके करवाए हुए हैं, है ना, इनके भेद भी पढ़ लेना। वैसे अनुप्रास के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। भ्रांतिमान, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण, ये सारे अलंकार सब करवाए हुए हैं। आधारित प्रश्न, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, मालनी, बसंत, तलिका, गीतिका, हरिगीते का कवित, सवैया और ये वंशस्थ छंद करने हैं। रस का स्वरूप क्या है, रस के अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है। रस निष्पत्ति करवाया हुआ है ना, कितनी बढ़िया तरीके से करवाया था कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। काव्य जो रीति के स्वरूप और विवेचन पर आधारित प्रश्न, काव्य की रीतियां आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद वर्ण विचार, अब बात है जी ग्रामर की। ग्रामर में वर्ण विचार का टॉपिक करना है, जो आपको कम से कम मैंने 4-5 लेक्चर में करवाया था, ठीक है। संधि करनी है आपको, समास करना है, उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। विकारी, जब विकारी लिख दिया तो चारों करने पड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों करने पड़ेंगे। अविकारी लिख दिया तो अविकारी आपको पता है, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक, है ना। पद विचार करना है, ठीक है। प्रयोग एवं शुद्ध वाक्यों की शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको करने हैं, मुहावरे, लकोक्ति, ठीक है ना। और औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ये पत्र करने हैं आपको। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, फॉर्मल जो लेटर हैं, और अनौपचारिक कौन से होते हैं। अनौपचारिक तो वही होंगे ना जो हम अपने मित्रों को लिखेंगे, घर के अंदर लिखेंगे। और औपचारिक कौन से होंगे, जो आप किसी जो है ऑफिस वगैरह के अंदर लिखते हो, किसी स्कूल के अंदर भिवानी बोर्ड को लिखोगे। यानी कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल पत्रों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं। तो आपको मैंने क्या नहीं करवाया, एक तो मैंने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र ये नहीं करवाए मैंने, ये मैं आपको करवा दूंगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर है उनके बारे में बता दूंगी, ठीक है। और बाकी बताओ, मैंने आपको सारा करवाया हुआ है, बताओ कौन सा नहीं करवाया। सिर्फ एक चीज नहीं करवाई आपको, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ये मैं आपको करवा दूंगी, इसकी आप टेंशन मत लेना। एक दिन मैं आपको ये पत्र की क्लास लूंगी, उस दिन बता दूंगी कि आपने कैसे करना है इनको, ठीक है। और बताओ इसके अंदर कोई है ऐसा जो आपको ना समझ में आए, तो आपको पूरा का पूरा ये मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। कोई भी इसके अंदर से ऐसा नहीं है जो आपको नहीं करवाया हुआ। पूरा आपको लिटरेचर पढ़ना है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी तैयार करनी है 9वीं से लेकर 12वीं तक। और उसके बाद आपको काव्य शास्त्र के अंदर इन्होंने टॉपिक दे दिए, और इन्होंने व्याकरण का भी सारे टॉपिक दे दिए, कोई छोड़ा ही नहीं इन्होंने, तो है ना। इन्होंने बस वही लिंग वचन कारक यही छोड़े, 2-3 छोटे छोटे, ये तो वैसे ही आसान है। लिंग वचन कारक उनमें तो कुछ है ही नहीं, बाकी एक भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सारे के सारे ग्रामर दिए आपको, ठीक है। तो तैयारी करो अपनी, और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर मैं आपको बता दूंगी। बस आपकी ये क्लास लेनी है मैंने, बाकी सारा का सारा आपको ऐप के ऊपर करवा रखा है, आपके पास मैटर सारा है। बस अब आपने रिवीजन मारनी है, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरह पढ़ डालो इसको, एक एक अक्षर को पढ़ डालो। ऐसी कोई बात थोड़ी ना है, एस्टेट कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना है, आराम से पार कर जाओगे, ठीक है। चलिए जी, तो आपका थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।